और अब शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले जोशीमठ से आपको खबर देते हैं, जहां पर हाईवे बंद है। मलारी नेशनल हाईवे बीते 2 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। अब तक हाईवे को खोलने का काम शुरू तक नहीं हो सका है। रेणी गांव की बात करें, भारी भूस्खलन से 40 मीटर सड़क यहां ध्वस्त हो गई है। पीआरओ को सड़क कटिंग के लिए जमीन तक नहीं मिल पा रहे हैं और अब गांव के बीचों बीच से सड़क ले जाने की योजना बनाई जा रही है और इसमें रेणी गांव के ग्रामीणों की जमीन और घर की जमीन भी जा रही है। अब इसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारी बातचीत में जुटे हुए हैं। वहीं भूस्खलन की वजह से सेना, आईटीबीपी और स्थानीय लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि 7 फरवरी को आई आपदा ने ऋषिगंगा में बड़ी तबाही मचाई थी। उसके बाद से एक के बाद एक परेशानियां ये इलाका, यहाँ के वासी झेल रहे हैं और सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह टूट गया। आप देखिए कि यहाँ इतना स्पेस तक नहीं बचा है कि सड़क को बनाया जा सके। ऐसे में अब गांव के बीच से सड़क को ले जाने का फैसला लिया गया है। ऐसे में गांव वालों की जमीन बीच में आ रही है, लिहाजा गांव वालों को समझाने का प्रयास लगातार जारी है। प्रशासनिक अधिकारी बातचीत में जुटे हैं। मलारी नेशनल हाईवे है, ये 2 दिनों से बंद है। क्यों बंद है, आप दूसरी तस्वीर में देखिए अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल सड़क जहां तक थी सब टूट गया। अब न सड़क कटिंग के लिए स्पेस बचा है। रणजीत रावत जोशीमठ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणजीत, मलारी नेशनल हाईवे 2 दिनों से बंद है, क्या किया जा रहा है? प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं वहां पर कि ये मार्ग खुल सके, उसके लिए क्या प्रयास चल रहे हैं वहां? जी, आपको बता दें जो मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग विगत 2 दिनों से बंद है, जिसके चलते सेना, आईटीबीपी और जो बॉर्डर पर जो दर्जनों गाँव है उनको आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल जहां पर ये 40 मीटर रेणी पर जो जमीन 40 मीटर ध्वस्त हुई है, तो वहां पर वो जो बीआरओ की जमीन वो वहां पर सीधा अगर आप कटिंग करेंगे सीधा गाँव, ये रेणी गांव को खतरा पैदा हो रहा है। अगर वो कटिंग करते तो वो रेणी गांव में जितने भवन है और जो अन्य जमीन है उसके जद में आ रही, लोगों की नाभू में जद में आ रही। इसको लेकर प्रशासन 2 दिन से रेणी गांव में डेरा जमाए हुए हैं। कुल एडीएम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर जमे हुए, क्योंकि इस ग्रामीणों से वो ये वार्ता की जा रही है कि ग्रामीणों से जो उनकी जो भूमि है उसको ली जा रही है और जो भवन उनको अन्य जगह शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। अभी भी जो वार्ता जारी है, अभी तक 2 दिनों से अभी तक लगातार वहां पर काम शुरू नहीं हो पाए, जिसके कारण वो जो अब बॉर्डर पर आ जाए वो पूरी तरह से बाधित है। जी सर। रणजीत, आपसे जानना चाह रहे हैं, चूंकि अब आप बता रहे हैं कि वैकल्पिक जो मार्ग है वो बनाने का प्रयास चल रहा है, गांव वाले क्या कह रहे हैं, उनकी क्या मांग है? जी, आपको ये बता दूं कि ये गाँव वाला क्या कहना कि पहले हमारे जो भूमि है पहले उसका भूस्खलन के जद में आ गया, हमें पूरी तरह खतरे के जद में। तो गाँव वाले का ये कहना कि उनको अन्य जगह विस्थापित किया जाए, उनकी जो भूमि का मुआवजा दिया जाए, जो भवन उनके क्षतिग्रस्त हो जो हो उसको मुआवजा दिया जाएगी। जी रणजीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। परेशानियां गाँव वालों की है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा गांव है वह भूस्खलन की जद में है और लगातार जो जमीन है वो खिसकती जा रही, दरकती जा रही, टूटती जा रही है। गांव वाले डरे हैं और उचित मुआवजा और दूसरी जगह विस्थापित करने की वो मांग कर रहे हैं। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पिथौरागढ़ टनकपुर 125 घाट नेशनल हाईवे 3 जगहों पर मलबा आने की वजह से बंद है। नेशनल हाईवे चुपकोट, दिल्ली बैंड और शहीद बल्दिया गेट पर बंद हो गया है और सड़क पर बोल्डर आने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही बंद है। हालांकि नेशनल हाईवे विभाग की ओर से सड़क को खोलने का काम जारी है। एक तस्वीर आप ये भी देख लीजिए, जोशीमठ की तस्वीरें आपने देखी, जोशीमठ के बाद आप पिथौरागढ़ की तस्वीर देखिए। ये जो जिले हैं ये आपदा के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं हमेशा से ही। पिथौरागढ़ की बात करें, यहाँ पर भी कच्ची जमीन, सड़क जहाँ पर बनी है वहाँ पर अक्सर दरकती रहती है जैसे ही बारिश होती है। एक तस्वीर ये है, यहाँ कहीं लगता नहीं कि सड़क रही होगी। इतने बड़े बड़े बोल्डर, इतने बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर गए हैं कि जो जेसीबी वहाँ पर कार्य करे उसके लिए मुश्किलें हो गई हैं। देखिए पूरी की पूरी सड़क ढक चुकी है। देहरादून से बहुत बड़ी खबर, बोर्ड के छात्रों को अंक देने का फॉर्मूला निकल गया है। बिना परीक्षा के अंक देने का शिक्षा विभाग ने फॉर्मूला निकाला है। विभाग ने कमेटी बनाई और कमेटी ने मूल्यांकन का आधार तय कर दिया है। तो ये लाखों छात्रों से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, सभी को खबर देखनी चाहिए। बहुत बड़ी खबर, चूंकि प्रमोट करने का फैसला लिया गया है 10वीं के 12वीं के छात्रों को बिना बोर्ड परीक्षाएं देने के। ऐसे में सबके जहन में सवाल यही कि हम मूल्यांकन किस आधार पर करेंगे, आगे तो बढ़ेंगे वो, लेकिन अंक कितने होंगे? कॉलेज में दाखिला लेना है, आगे की पढ़ाई करनी है, उसके लिए अंकों की आवश्यकता होगी। ऐसे में फॉर्मूला निकाल दिया गया है।
और क्या है फॉर्मूला जो तय किया गया है? हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो बताएंगे। पंकज, क्या है फॉर्मूला? राजीव, देखिए, ये आज की बहुत बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई, और इस फार्मूले के आधार पर जो शिक्षा विभाग ने कमेटी तय की थी, बनाई थी, उस कमेटी ने ये तय किया है कि जो 10वीं और 12वीं के छात्र थे जो जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है या रद्द कर दी गई है परीक्षा, उनको अब प्रमोशन के आधार पर प्रमोशन किया जाएगा। उसका मूल्यांकन ये रहेगा कि जो नवंबर से लेकर दिसंबर तो जब कॉलेज खुले थे, जिसमें क्लासेज चली थी, उसमें फरवरी और मार्च के जो इंटरनल एग्ज़ाम हुए थे, टेस्ट हुए थे, उसके आधार पर बच्चों को आगे के अंक दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ही 11वीं की परीक्षा जो हुई थी उसमें बच्चों को क्या अंक मिले थे उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। 10वीं के बच्चों को 9वीं में क्या अंक मिले थे उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। जो टेस्ट हुए थे जब कॉलेज खुले थे, उस वक्त जो टेस्ट किए गए थे, इंटरनल एग्जाम हुए थे, उसमें जो परीक्षाओं के आधार पर उन्हें अंक मिले थे कॉलेज में, उसका भी मूल्यांकन होगा। उन सभी की मूल्यांकन की कॉपियां मांगी गई हैं, उसके आधार पर ही बच्चों को आगे प्रमोशन किया जाएगा। जो कमेटी थी, उस कमेटी ने यह फार्मूला तय कर लिया है। हालांकि इसमें अंतिम निर्णय अभी शिक्षा विभाग की एक उचित स्तरीय बैठक होगी, उस पर लिया जाना है। लेकिन अभी तक की जानकारी के आधार पर इन सभी बच्चों को जो पिछली परीक्षाएं हुई थी 9वीं की और 11वीं की, उसके साथ साथ जिस दौरान स्कूल खुले थे उसमें जो इंटरनल एग्जाम हुए थे, जो टेस्ट हुए थे, उसके आधार पर बच्चों को आगे के अंक दिए जाएंगे, प्रमोशन किया जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए जो इंतजार कर रहे थे कि शिक्षा विभाग किस तरह से मूल्यांकन करेगा, उसके लिए बड़ी खबर है। और संभवतः माना जा रहा है कि 1-2 दिन में एक बड़ी बैठक के शिक्षा विभाग की होगी, उसमें अंतिम मोहर इस पर लगाई जाएगी। फिलहाल कमेटी ने यह तय कर दिया है कि बच्चों को मूल्यांकन के आधार पर आगे पास किया जाएगा। उसका आधार ये बनाया गया है कि पिछले दौरान जो टेस्ट हुए थे और 9वीं के और 11वीं की जो परीक्षाओं में उन्हें अंक मिले थे, उसके आधार बनाकर आगे के पूर्व के अंक दिए जाएंगे, बनाकर ही उनको प्रमोट अब किया जाएगा। बहुत शुक्रिया पंकज आपके इस जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपके पास हम लौटेंगे। दिल्ली से खबर है, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दिल्ली का दौरा, लेकिन दिल्ली दौरे का आखिरी दिन है आज भी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी शामिल हैं। उनसे मुलाकात होनी उनकी, और इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और ये जानकारी दे सकते हैं कि क्या बातचीत उनकी केंद्रीय मंत्रियों से हुई है। दोपहर के बाद फिर दिल्ली से देहरादून के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे। इससे पहले सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। पहले दिन राष्ट्रपति से वो मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, फिर उनको हल्द्वानी आना पड़ा था, हल्द्वानी से फिर वापस दिल्ली गए थे। उसके बाद वह मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री कृषि भवन पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की थी। उत्तराखंड के कृषि के विकास को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से एम्स में मुलाकात की। इस बीच में रेल भवन भी वो पहुंचे, जहां रेल मंत्री पीयूष गोयल से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी निर्माण भवन में मुलाकात की। तो मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर और कई केंद्रीय मंत्रियों से वो मिले। अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री का जो दौरा था काफी व्यस्त दौरा रहा, मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनके रहे। आज के दिन की बात करें तो आज किन किन केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होनी है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री और कब तक रवाना होंगे? देखिए राजीव, आज की भी अगर बात करें तो आज भी मुख्यमंत्री का दौरा काफ़ी व्यस्त से भरा हुआ है। देखें तो सबसे पहले उनकी मुलाकात होती है केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे से, जहां पे वो तमाम सारे जो शिक्षा के प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि वो लगातार मांग कर रहे हैं कि देहरादून में और भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, जिससे कि जो प्रशिक्षण होता है, जो तकनीकी प्रशिक्षण होता है, उसके लिए उत्तराखंड के निवासी हैं उनको उत्तराखंड से बाहर न जाने पाए, तो इसको लेकर बातचीत होगी। इसके बाद अगर बात करें तो प्रभारी दुष्यंत गौतम से मिलने के लिए जाएंगे, जहाँ पे सरकार के कामकाज संगठन को लेकर बातचीत होगी, आने वाले चुनाव को लेकर किस तरीके से आगे चला जाए, इसको लेकर बातचीत होगी। प्रभारी के साथ एक लंबा मंथन होगा, किस तरीके से आगे उत्तराखंड में सरकार काम करे और किस तरीके से आगे उत्तराखंड में संगठन काम करे, जिससे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद अगर बात करें तो दिल्ली में जो उत्तराखंड के अधिकारी हैं उनसे वो बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आगामी जो उत्तराखंड के जो तमाम सारे कार्य हैं उसको लेकर केंद्र सरकार के साथ समन्वय करते हुए उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा विकास की परियोजनाएं लाई जा सके, उसको पूरा किया जा सके। तो 3 महत्वपूर्ण बैठकें आज उनकी बैक टू बैक होगी। इसके बाद अगर बात करें तो अगले हफ्ते फिर दिल्ली आने का कार्यक्रम बन रहा है मुख्यमंत्री का, जिसमें वो कई
कई सारे केंद्रीय मंत्रियों से फिर मुलाकात करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की कोशिश है कि कई सारी केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत करके खुद केंद्र के साथ बैठकर जो तमाम सारी परियोजनाएं उत्तराखंड की उसको पूरी की जा सके और जो परियोजनाएं हैं उसके लिए ग्रांट लाई जा सके, केंद्र के साथ समन्वय बनाया जा सके। इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी वो दिल्ली आए थे, इस हफ्ते भी उन्होंने तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और अगले हफ्ते उनका फिर से दौरा शेड्यूल हो रहा है, जहां पे वो फिर से कई सारे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और जो उत्तराखंड के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर फिर बातचीत करेंगे। जी अविनाश, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री को एक बार फिर दिल्ली आना है, कुछ वक्त के बाद फिर दिल्ली आएंगे और फिर से चर्चा उनकी जो है चलेगी उत्तराखंड के विकास को लेकर। और अब नैनीताल से खबर, जहां चारधाम यात्रा शुरू करने का मामला हाईकोर्ट में पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को तलब किया गया है और व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उन्हें पेश रहने के लिए कहा गया है, उनको मौजूद रहने के लिए कहा गया है। तो ये नैनीताल से बड़ी खबर, चारधाम यात्रा शुरू करने का मामला है। चारधाम यात्रा को शुरू कर दिया गया है। चारधाम यात्रा में फिलहाल सिर्फ स्थानीय लोगों को, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी के लोगों को ही अभी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर दर्शनों की इजाजत है, बाकियों के लिए अभी नहीं है। और इससे जुड़ा हुआ मामला जो कोर्ट में है पहुंच गया है। हाईकोर्ट में पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को तलब किया गया है। पंकज राणा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, नैनीताल हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होने वाली है। याचिकाकर्ता ने क्या याचिका दाखिल की थी जो सुनवाई होनी है? क्यों जो सचिव है उनको वहां पर मौजूद रहने के लिए कहा गया है? कब सुनवाई होगी इस मामले की? राजीव, देखिए ये आज की चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई बहुत खबर है, बड़ी खबर है। इससे पहले मैं एक चीज़ अपडेट कर दूं कि पहले जो सरकार ने 3 जिलों के लिए जो यात्रा खोली थी उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये आनन फानन में हुआ है कि पहले जो शासकीय प्रवक्ता थे मदन कौशिक, उन्होंने कहा था कि 3 जिलों के लिए यात्रा खोली जाएगी, लेकिन फिलहाल उसको कल ही स्थगित कर दिया गया है। वजह थी क्योंकि हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता ने साफ तौर पर याचिका में कहा है कि जो चारधाम यात्रा खोली जा रही है, कोविड के दौरान चारधाम यात्रा के दौरान क्या सरकार की व्यवस्थाएं हैं, क्वारंटीन सेंटर कैसे होंगे, कोरोना वैक्सीन के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, वहां पर सैनिटाइजर, मास्क, तमाम चीज़ों की क्या व्यवस्थाएं होंगी, यात्रा यदि खुल जाती है तो अस्पतालों की क्या व्यवस्था होगी, डॉक्टर कितने वहाँ मौजूद हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें आज सुनवाई होनी है। और खुद जो सचिव पर्यटन है दिलीप जावलकर, उनको व्यक्तिगत तौर पर वहाँ रहने के निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिए हैं। तो वो आज अपना हल्फनामा दाखिल करेंगे। उसमें ये बताएंगे कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे उसके आधार पर इस तरह की व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने की है। लेकिन चारधाम यात्रा के स्थगित होने के बाद भी कई तरह के सवाल राजीव खड़े हो रहे हैं, विपक्षी दल भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट यदि अब जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, जो आज दिलीप जावलकर अपना हलफनामा दाखिल करेंगे, उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं, उनको अगर सही हाईकोर्ट मानता है तो निश्चित तौर पर आगामी दिनों में चारधाम यात्रा को फिर से खोलने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी चारधाम यात्रा राजीव स्थगित कर दी गई है। 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के लिए जो यात्रा खोली गई थी उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया। ये वजह सिर्फ ये थी कि हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होनी थी और संभवतः माना जा रहा है कि दोपहर बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। उसके बाद हाईकोर्ट यदि सरकार को कहता है कि आपकी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं तो सरकार उस पर आगे का निर्णय ले सकती है, चारधाम यात्रा को खोलने पर विचार कर सकती है। फिलहाल महत्वपूर्ण सुनवाई हो जाती है। पंकज, आप हमारे साथ बने रहे हैं। तो चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। आज की सुनवाई इसी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सचिव हैं वो खुद मौजूद रहेंगे और बताएंगे कि चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां क्या है, कोविड से बचने के लिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए आपके पास क्या तरीका है, आपने क्या व्यवस्था की है। चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नौकरशाही पर निशाना साधा है और उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसकी जानकारी अधिकारियों की ओर से उन्हें नहीं दी गई। आपको बता दें कि 3 जिलों में चारधाम यात्रा को शुरू करने को लेकर सुबोध उनियाल ने बयान दिया था, लेकिन कोर्ट की तारीख के बारे में जानकारी मिलने के बाद इस फैसले को पलट दिया गया। सतपाल महाराज ने कहा कि ये सारा कंफ्यूजन अधिकारियों की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को वक्त पर इसकी जानकारी सरकार को देनी चाहिए थी। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि अधिकारी मंत्रियों को बताते ही नहीं है कि कहां कौन से मामले की सुनवाई होनी है, उस पर निर्णय लिया जाना है या नहीं लिया जाना है। दूसरा ये भी कि क्या मंत्रणा मंत्री भी अधिकारियों के साथ नहीं करते हैं। देखिए, जब तक एसओपी नहीं आएगी हम लोग कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं। एसओपी के बाद ही घोषणा करते हैं। आप लोगों को रहता है कि जल्दी से ये चारधाम शुरू हो। मैंने पहले भी कहा था, इसके लिए हम काफ़ी बार हमने कहा कि भाई इसके अंदर हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, इसके अंदर क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएं, इसके अंदर आईसीयू बनाए जाएं, ये सब की बात हमने कही थी।
अब जो निर्देश मिलेगा एसओपी का, उसी के मुताबिक यात्रा शुरू होगी। और 4 धाम की यात्रा की बात तो काफ़ी लंबे अरसे से हो रही है। आपको पता, बार बार हमने मीटिंग भी ली, वर्चुअल भी मीटिंगें ली हैं, और हमने मंदिर के पट भी खुलवाए हैं। मंदिर की परंपरा के अनुसार पूजा भी हो रही है। तो हमारी पूरी ये था कि भाई जल्दी खुलेगी और उसको हम चालू करेंगे। तो एसओपी आई नहीं, मैं समझती संवाद होना चाहिए, मैं समझता हूँ। चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर सरकार और प्रशासन का चाबुक चलने के बाद आम आदमी पार्टी ने भी इसे लेकर निशाना साधना शुरू किया। दरअसल सरकार ने 3 जिलों उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा को शुरू करने का फैसला वापस अचानक पलट लिया और वापस ले लिया। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। देखिए, हमारा शुरू से मानना है कि ये सरकार, जैसे पहले त्रिवेंद्र जी की सरकार में होता था कि एक दिन में 3 बार जीओ इशू होते थे, उसी परिपाटी पे ये सरकार भी चल रही है। इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। एक मंत्री कुछ कहता है, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, शासकीय प्रवक्ता कुछ कहते हैं। इस पूरी सरकार में कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है, कोई जिम्मेवार बयान देने वाली स्थिति नहीं है। हमारा ये मानना है कि 4 धाम यात्रा होनी चाहिए और जल्द से जल्द उसे शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे उत्तराखंड में एक जीवन यापन के लिए भी लोगों के बहुत ज़रूरी है। जो लोग केवल इन्हीं के ऊपर जिनकी जीवन यापन है, उनको भी देखना है। देहरादून से बड़ी खबर, 19 जून से रोडवेज कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन इनका जारी है और 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी नाराज हैं। कर्मचारियों में गुस्सा है कि 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 100 करोड़ के अनुदान की मांग की है। हालात कैसे होंगे, कैसे इनका गुजर बसर चल रहा होगा, कैसे परिवार चल रहा होगा, भरण पोषण कैसे हो रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। महीनों से सैलरी नहीं मिली। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, परिवहन निगम ने 106 बसें बेच दी हैं। देहरादून से बड़ी खबर, परिवहन निगम ने 106 बसें बेच दी हैं और आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है यह परिवहन निगम। परिवहन निगम बड़ी मार झेल रहा है, 106 बसें बेच दी हैं। 120 बसों की नीलामी की प्रक्रिया होगी और बसों को बेचकर करीब 5 करोड़ की राहत मिलेगी। आपको ये बता दें कि 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है निगम से जुड़े हुए कर्मचारियों को, रोडवेज से जुड़े हुए कर्मचारियों को। अब सवाल यह है कि हालात क्यों पैदा हुए हैं दूसरे राज्यों में। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें जो है, आपको बता दें कि अभी फिलहाल नहीं चलेंगी। यूपी समेत दूसरे राज्यों ने बस संचालन पर रोक बढ़ा दी है। 21 जून तक बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। बसों का संचालन नहीं होने से निगम पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। सवाल यह कि बोझ बढ़ रहा है तो सरकार क्या कर रही है। हमारे संवाददाता पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए। पंकज, आखिर स्थिति का जिम्मेदार कौन है? कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये महकमे की जिम्मेदारी थी कि उसको देखें। बसें बेचने की नौबत आ गई है, इतने बुरे हालात हो गए हैं। निश्चित तौर पर राजीव, आपने सही कहा कि ये महकमे की जिम्मेदारी थी कि जो भी कर्मचारी उनमें काम कर रहे हैं उनको वक्त पर सैलरी दी जाए और जो भी उनके खर्चे हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन पिछले 1.5 साल से कोरोना की वजह से जो परिवहन निगम है वो घाटे में ही चल रहा है। बसों का संचालन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा। पिछले साल भी लगभग 3 महीने तक बसों का संचालन बंद रहा और आज भी इस वक्त भी तकरीबन 1.5 महीने से बसों का संचालन बंद है। जो परिवहन निगम के तमाम कर्मचारी हैं उनको 5 महीने सैलरी नहीं मिली। हालांकि सरकार ने 20 करोड़ रुपये इसमें स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन अभी तक इसमें सैलरी नहीं मिल पाई है। जो रोडवेज परिषद है उन्होंने ये कहा है कि 100 करोड़ का अनुदान परिवहन निगम को दिया जाए, लेकिन ये भी नहीं मिल पाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परिवहन निगम अपने घाटे से उभरने के लिए अब अपनी बसों को बेचने का सहारा ले रहा है। 106 बसें बेच दी गई हैं, जिससे 2 करोड़ 22 लाख रुपए की बसें बेची गई हैं। 120 बसों को बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उनकी नीलामी की जाने लगी है। तो कहा जा सकता है कि परिवहन निगम अपने आप को खुद घाटे से उभारने के लिए व्यवस्था बना रहा है। सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है। निगम की ये व्यवस्थाएं अपनी स्तर से हैं। परिवहन निगम चाह रहा है कि जो कर्मचारी हैं उनको पैसा मिले। हालांकि जो बसें बेची गई हैं वो ऐसी बसें हैं जो रिटायर हो चुकी थी। जो रोडवेज की बसें थी ये पहाड़ी जिलों में परिवहन के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए इन बसों की नीलामी की जा रही है। लेकिन फिर भी 900 कुल बसें परिवहन निगम के पास है। उनमें से यदि 200-250 बसें बेचती जाती हैं तो निश्चित तौर पर बसों की कमी फिर यहाँ पर हो सकती है। अभी पिछले दौरान ही कुछ बसें खरीदी गई थी, लेकिन अब फिर बसों को बेचने की नीलामी करना परिवहन निगम के लिए बहुत बड़ी बात है और अपने आप को घाटे से उबारने के लिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है। ये कहा जा सकता है कि परिवहन निगम के जो
कर्मचारी हैं वो 19 तारीख से अब कार्य बहिष्कार पर जाएंगे। उनकी वजह यही है कि वो अब पूरी तरह से उनको सैलरी नहीं मिल रही है, उनकी 7 सूत्रीय मांगे हैं, मांगों को मनाने के लिए सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने आप को आर्थिक तंगी से बचाने के लिए परिवहन निगम बसों को बेचने की प्रक्रिया कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर कहा जा सकता है कि परिवहन निगम जो घाटे से उभरने की कोशिश कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं बसों को बेचने की प्रक्रिया की जा रही है। यदि आने वाले दिनों में राजीव सरकार हेल्प नहीं करती है, सरकार सहायता नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर और ज्यादा सवाल है कि सरकार सहायता कर क्यों नहीं रही? 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है कर्मचारियों को, हालात ये आ गए हैं कि बसों को बेचना पड़ रहा है, तो कुछ कमाई हो और उसके बाद कुछ कार्य हो, ये स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई? इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी सवाल है। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। केदारनाथ आपदा को 8 साल बीत चुके हैं और इन 8 सालों में केदारनाथ धाम की तस्वीर भी काफी बदल चुकी है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम जारी है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का अहम योगदान रहा। आपदा के बाद निम ने धाम के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग को तैयार किया। आपदा से ध्वस्त हो चुके 18 किलोमीटर पैदल मार्ग को निम ने दूसरी जगह से तैयार कर 18 किलोमीटर का बनाया, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिली। और इस पैदल मार्ग पर छानी कैंप, रुद्रा पॉइंट, लिंचौली, इसके साथ साथ लिंचौली, बड़ी लिंचौली भी बनाया गया। यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के रहने की व्यवस्था अब की जाती है। इसके अलावा केदारनाथ धाम में आपदा के बाद हेलीपैड, मंदिर परिसर, आस्था पथ, मंदाकिनी पुल और 5 तीर्थ पुरोहित भवनों के साथ ही मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे सुरक्षा निर्माण का काम पूरा हो चुका है। अभी भी धाम में शंकराचार्य समाधि स्थल, तीर्थ पुरोहित भवन, अस्पताल, पुलिस भवन के साथ ही कुछ और कार्य होने बाकी है।